हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और आज से हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। यानी आज से हम यूनिट वाइज जो हमारी सभी यूनिट्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और इससे रिलेटेड वीडियो हमने कल ही बनाया था, जिसमें हमने आपको समझाया था कि किस प्रकार से हम इस प्रैक्टिस सेशन को करने वाले हैं, किस प्रकार से हम जो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये पहली क्लास है हमारे प्रैक्टिस सेशन की, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जो सीट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसकी सीट PDF के फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ से आप बाद में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन वाइज जो सॉल्यूशन होगा वो बताते हुए चलेंगे, और कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है वो बताते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग 28 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिलेटेड होंगे यूनिट 1 से। यानी हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, देन फिर हम अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे जब हमारी पूरी यूनिट्स की जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। तो आपको ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। और तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उन बिंदु आवेशों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, और ये घटेगा। तो केवल ऑप्शन बता देने से ही यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसलिए हम आपको उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, रीजन भी बताएंगे कि क्यों जो बिंदु आवेशों के बीच बल है वो घट जाएगा, जिससे आप अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ सकें। तो ये इसलिए घट जाएगा क्योंकि हमने जब फार्मूला पढ़ा था कूलाम के नियम का, और हमने कल आपको बताया था कि आपको यूनिट 1 को रिवाइज करके आना है, जिससे आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी यूनिट 1 से ही रिलेटेड हैं। तो कूलाम का नियम था, तो कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था फार्मूला। तो फार्मूला हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन कूलाम के नियम के अनुसार होता है F अनुक्रमानुपाती 1/k, यानी K और F में व्युत्पन्नुपाती संबंध होता है। F यहाँ पर होगा बल और K होगा यहाँ पर परावैद्युतांक। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि वायु के स्थान पर हमने क्या रख दिया, हमने केरोसिन रख दिया। तो देखिए वायु का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 होता है, और अन्य जो पदार्थ होते हैं उनका 1 से बड़ा ही होगा, 1 से छोटा परावैद्युतांक नहीं होता है। तो इसीलिए जो केरोसिन है उसका जो परावैद्युतांक होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, और परावैद्युतांक ज़्यादा है वायु से, तो बल वहाँ पर कम होगा, इसीलिए बल घटेगा। ये इसका रीजन है। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, यानी E = F/Q। ये फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो यहाँ पर F यानी F का जो मात्रक होगा वो होता है न्यूटन, और Q का कूलाम यानी N/कूलाम। इसका सही आंसर होगा C नंबर। अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए दोनों जगह सेम क्वेश्चन है, सेम मात्रक यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो मात्रक आपने याद किया था N/कूलाम, वो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस जगह आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है। तो देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका एक अन्य मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, वोल्ट प्रति मीटर। तो जब इसको हम और इस फार्मूले को जब हम और ओपन करेंगे तो फिर हमको वोल्ट प्रति मीटर यहाँ पर मात्रक मिलेगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों में ऑप्शन एकदम डिफरेंट दे दिए गए हैं, जिससे आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना। और देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इस वर्ड पर आपको बहुत ही ध्यान रखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते नहीं और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है और N/कूलाम पहले ही ऑप्शन सही लगा देते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, यानी हमको वो चूज करना है जो मात्रक नहीं है। तो N/कूलाम ये तो मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वोल्ट प्रति मीटर ये दोनों हमने ऊपर पढ़े अभी, और जूल प्रति कूलाम। तो जो जूल प्रति कूलाम है ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है, तो इसीलिए ये सही आंसर यहाँ पर होगा। और जूल प्रति कूलाम मीटर, जूल प्रति कूलाम मीटर, क्योंकि जूल प्रति मीटर ही तो वोल्ट होता है और वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही होगा, जूल प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। तो एक जो वैद्युत क्षेत्र है वो विक्षेपित कर सकता है, तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है अल्फा कणों को, यानी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो अल्फा कणों को विक्षेपित
कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके बीच वैद्युत बल बराबर होंगे, बलों के परिमाण बराबर होंगे, त्वरण बराबर होंगे कि त्वरणों के परिणाम बराबर होंगे। तो देखिए त्वरण का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब 2 में आप कंफ्यूज होंगे कि उन पर लगने वाले वैद्युत बल बराबर होंगे कि बलों के परिमाण बराबर होंगे। तो देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भी आवेश 1.6 × 10⁻19 होता है माइनस का, और प्रोटॉन का यही प्लस का 1.6 × 10⁻19 होता है। यानी इनके आवेश समान होते हैं, केवल चिन्ह डिफरेंट होते हैं, और कूलाम के नियम से F अनुपाती Q होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन और यानी एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच अगर दोनों में समान वैद्युत क्षेत्र है, यानी E प्रोपोर्शनल टू Q होता है, जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फार्मूला पढ़ा था। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो इसीलिए जो बलों के परिमाण होंगे वो बराबर होंगे। यानी यहाँ पर ऑप्शन बी नंबर सही होगा, उनके परिमाण बराबर होंगे, उन पर लगने वाले बल बराबर नहीं होंगे, क्योंकि बल में डिफरेंस आ सकता है लेकिन जो परिमाण होंगे बल के वो यहाँ पर बराबर होंगे। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर आता है 7, एक अल्फा कण, यहाँ पर तीव्रता दी गई है वैद्युत क्षेत्र की और उस पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, E बराबर F/Q। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है F, तो F बराबर Q × E। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर E तो हमको दिया गया है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यानी E तो हमको दिया गया है लेकिन हमको यहाँ पर Q नहीं दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक अल्फा कण। तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्फा कण होता है 2He4, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमको Q अपनी तरफ से रखना होगा 2 × 1.6 × 10⁻19। तो ये Q का मान होगा यहाँ पर जो हम इसमें रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा F बराबर Q × E, और ये हो जाएगा 3.2, और उसका हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे 15 × 10⁴ में, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4.8 × 10⁻14। तो देखिए E हमको दिया हुआ है, Q हमको अल्फा कण से निकालना होगा, Q बराबर 2 × 1.6 × 10⁻19। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसमें है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को वायु में स्थिर लटका सके, और जी दिया गया है। तो ये देखिए एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये मिल्टन का जो बूंद प्रयोग है उससे जो फार्मूला निकलता है, ये सवाल उससे यह क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो हम वो फार्मूला आपको बता रहे हैं, आपको सिर्फ उसमें मान रख देना है और आपका जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो E बराबर mg/E ये होता है मिल्टन के बूंद प्रयोग से ये फार्मूला आता है। और यहाँ पर देखिए द्रव्यमान नहीं है, तो आपको क्या रखना है, आयतन इंटू घनत्व। तो बूंद का आयतन होगा 4/3 πr³ ρ/g/E। तो इस फार्मूले में जब आप मान रख देंगे, सभी मान रख देंगे, क्योंकि r का मान दिया हुआ है, पाई का मान हमको पता होता है, और रो का मान हम यहाँ पर रखेंगे, और g का मान भी दिया हुआ है, और नीचे E यानी इलेक्ट्रॉन का आपको आवेश यहाँ पर रखना है। तो फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस 4 ऑप्शन में आप टिक कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, धन आवेशित वस्तु में क्या होगा, न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी या प्रोटॉनों की कमी। तो देखिए कोई धन आवेशित वस्तु है तो वो उसमें धन आवेश कब आया होगा, इस वस्तु में। ये देखिए वस्तु एक वस्तु दी हुई है, तो इसमें धन आवेश कब आएगा, यानी ये वस्तु धन आवेशित कब आई होगी, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकला होगा। यानी जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब ये वस्तु क्या हो जाएगी, ये वस्तु हो जाएगी धन आवेशित, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी धन आवेशित वस्तु है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, क्योंकि जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 समरूप धातु के गोलों को +Q और -Q आवेश दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो निगेटिव चार्ज वाला गोला होगा उसका जो द्रव्यमान होगा वो यहाँ पर ज़्यादा होगा किससे, पॉजिटिव चार्ज वाले जो गोले से। जो निगेटिव चार्ज वाला गोला है उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सही होगा बी नंबर, धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये हमने विद्युत धारा वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। इसका सीधा सा आंसर होता है 6.25 × 10⁻18। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि निकालने में इसमें काफ़ी सारा आपका फिर टाइम खराब होगा, इसीलिए इसको आपको डायरेक्ट याद रखना। फिर 12 नंबर है, निर्वात में वैद्युतशीलता का मात्रक क्या है, यानी ε0 का मात्रक यहाँ पर पूछा गया, जो कि होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अपान नहीं दिया हुआ है और इसने लिख दिया है न्यूटन -1 मीटर -2। तो ये वही फार्मूला होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत बलों के बीच अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत बलों के बीच अनुपात ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखिए ये दो ऑप्शन यहाँ पर सेम लगभग हैं, केवल यहाँ पर साइन का ही अंतर है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन सही होगा, यानी ऑप्शन सही होगा 10⁻⁻43। अब आप सोच रहे होंगे ये आया कहाँ से, तो इसको लाने के लिए आपको जो सॉल्यूशन है वो करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको डायरेक्ट ही याद रखें, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लगता है F = G m1 m2/r²। ये गुरुत्वीय बल का फार्मूला होता है Fg, और वैद्युत बल का फार्मूला यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये है वैद्युत बल का फार्मूला। तो दोनों फार्मूलों को हम यहाँ पर लगाएंगे और m1 m2 की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, Q1 Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे Fg का मान निकालेंगे, Fe का मान निकालेंगे, और फिर Fg और Fe के बीच अनुपात निकालेंगे, तो वो अनुपात आएगा हमारा 10⁻⁻43। तो इसीलिए सॉल्यूशन करेंगे आप, तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 14 नंबर क्वेश्चन है, आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता। तो देखिए खोखले गोले के जब हम कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो हमने यहाँ पर खोखले गोले में देखा था कि इसके केंद्र पर जो तीव्रता होती है वो शून्य होती है। फिर हमने पृष्ठ पर तीव्रता देखी थी, और फिर गोले के बाहर भी तीव्रता देखी थी, यानी 3 बिंदुओं पर हमने इसकी तीव्रता के बारे में पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। तो देखिए खोखला अगर गोला है तो वैद्युत क्षेत्र कहाँ पर उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, तो आंतरिक बिंदु पर, यानी अंदर गोले के अंदर कोई अगर बिंदु होगा तो वहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा शून्य होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश का एक खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा, कहाँ पर, किसी आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएंगे, जबकि यहाँ पर ये जो दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है, इन वैल्यू से कोई भी यहाँ पर मतलब नहीं है। कुछ लोग 10 न्यूटन प्रति कूलाम निकाल देंगे, कुछ लोग 10 × 10 100 न्यूटन प्रति कूलाम निकाल देंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा। तो यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो आप ऑप्शन ए टिक कर देंगे और विदिन सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। नहीं तो आप फिर आप देखेंगे कि इसमें वैल्यू दी हुई है, तो पक्का इसमें कोई ना कोई कैलकुलेशन होगा और आप कोई ना कोई फार्मूला लगाकर यहाँ पर गलत आंसर निकाल देंगे। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर 4 कंडीशन दी हुई हैं, वो बताना है आपको। तो देखिए जो वैद्युत क्षेत्र होता है गोलीय कोष के कारण, तो वो होता है केंद्र पर 0, यानी गोले के भीतर 0, और फिर गोले के बाहर के लिए ये फार्मूला होता है जिसमें कि डायरेक्ट E ∝ 1/r² होता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि गोले के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र है शून्य और गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र और दूरी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, यानी दूरी अगर बढ़ेगी तो वैद्युत क्षेत्र कम होगा। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र गोले के बाहर दूरी के वर्ग के साथ कम होता जाता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आप अन्य ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं जिनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और आंसर ये वाला टिक करना है, क्योंकि ये फार्मूले से ही इस कथन को बनाया गया है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको लगाना होगा, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो देखिए त्रिज्या दी गई है R और Q आपको रखना है हाइड्रोजन परमाणु का आवेश, और फिर आप E निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। तो देखिए जो हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उनमें न्यूमेरिकल्स भी शामिल होते हैं, इसीलिए आपको इनको हल्के में नहीं लेना है, अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलना है, तभी आप इन पॉइंट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए ये वाली सीट है, थोड़ी सी आपको कम विजुअल होगी, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल से इसको अच्छी तरीके से वहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी विजिबिलिटी कम है, तो आपको यहाँ पर मैनेज करना है। बाकी ये अच्छी तरीके से वहाँ पर आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, दूरी r पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस q माइनस q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर है, दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर काट रहा है, तो कार्य क्या होगा? देखिए वृत्तीय मार्ग में जो कार्य किया जाता है वो हमेशा होता है कैसा? शून्य होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा, शून्य। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर में P वेक्टर आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्माघूर्ण क्या होता है? तो बल युग्माघूर्ण होगा यहाँ पर P क्रॉस E। आपको ध्यान रखना है, हम अलग से भी लिखे दे रहे हैं, P क्रॉस E होता है। यहाँ पर बीच में क्रॉस होता है क्योंकि ये एक वेक्टर राशि होती है, तो इसका क्रॉस गुणन होता है, ना कि डॉट गुणन। और कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना इसमें। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है, जब हमने आपको पढ़ाया था तो बताया था ऋण से धन आवेश की ओर। तो देखिए ऋण आवेश से धन आवेश की ओर किसी भी जो द्विध्रुव का आघूर्ण होता है उसकी दिशा होती है हमेशा ऋण से धन की ओर। 2 कूलाम के 2 बराबर विपरीत आवेश 0.04 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो देखिए 2L यहाँ पर दी हुई है 0.04। अब आप 2 से ये 2L एक ही दूरी है, यानी 2L उनके बीच की दूरी है, जिसको 2L लेते हैं। आप 2 से इसको काटिएगा मत, नहीं तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। और Q दिया हुआ है 2 कूलाम, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा P बराबर 2L इंटू Q, और आप कर देंगे तो 4 इंटू T टू 8 इंटू 10⁻⁻2 कूलाम मीटर इसका आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? तो कौन सी राशि है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? नहीं, पर आपको एक बार फिर ध्यान रखना है। देखिए बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होती है 1/r², यानी ये वर्ग नियम का पालन करती है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर देखिए E होती है 1/r³। तो ये देखिए क्यूब नियम का पालन कर रही है, यानी व्युत्क्रम वर्ग का पालन नहीं कर रही, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे अगर हम देखें तो अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, तो ये भी r² होता है अपान में, और आवेशित गोले के कारण गोले के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी होती है r², तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां r हैं अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसके अनुपाती होती है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए इसका फार्मूला होता है 1/4πε0 2p/r³। तो देखिए हमको E और R में संबंध देखना है, तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r³, तो यानी ऑप्शन सी सही होगा, 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अपनी लास्ट सीट जो कि है 24 नंबर क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है +1 माइक्रोकूलाम +4 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित है, उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा? F1 अनुपात F2। तो ये देखिए होता है हमेशा 1:1, क्योंकि जो बल है वो आवेशों पर निर्भर नहीं करता, जो वैद्युत बल है वो आवेश में डिपेंड नहीं करता, तो इसीलिए आपको 1:4 यानी 1:4 यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर सही आंसर होगा 1:1। और इसी प्रकार से 25 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, +1 माइक्रोकूलाम +5 माइक्रोकूलाम के 2 आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, उन पर लगने वाले बलों का जब अनुपात पूछा जाता है तो देखिए R से R वहाँ पर कैंसिल हो जाती है, और Q से Q भी वहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए इनका जो अनुपात है, सॉरी Q से Q नहीं कैंसिल होते हैं, यानी जो आवेश हैं उन पर तो बल का मान डिपेंड ही नहीं करता, इसीलिए इनका जो अनुपात आएगा फिर 1
रेशियो 1 आ जाएगा, तो इसीलिए दोनों जगह ऑप्शन सही होगा 1:1। और ये एक क्वेश्चन है, दो समान आवेश क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू डैश रख दिया जाता है। यानी दो आवेश हैं क्यू, उनके मध्य बिंदु पर जब क्यू डैश रख दिया जाता है आवेश, तो तीनों आवेशों का निकाय अगर संतुलन में होगा तो क्यू डैश का मान क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए -q/4। तभी ये जो तीनों आवेश हैं ये आपस में संतुलन की स्थिति में होंगे, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 27। दो बिंदु आवेश पहले वायु में फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में परस्पर दूरी पर रखें, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए पहले वायु में, वायु का क्या होता है k/1, वायु के लिए परावैद्युतांक k/1 होता है। यानी जो पहले F1 आएगा वो तो आ जाएगा हमारा 1, यानी 1/1, क्योंकि 1/k होता है F बराबर। और दोबारा क्या है, दोबारा माध्यम में k परावैद्युतांक माध्यम है, तो यानी F बराबर 1/k, यानी F प्रोपोर्शनल 1/k ले लें। अगर पूरा फार्मूला भी हम लिखेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, यानी F2 बराबर 1/k। तो देखिए F1/F2 हमको करना है, F1/F2 करना है, तो इसीलिए उल्टा संबंध होता है। तो इसीलिए सबसे पहले इसमें आ जाएगा, ऊपर k आ जाएगा, नीचे 1, यानी k/1। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। और देखिए इसे मिलते जुलते कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए, फिर आप उससे सॉल्व करेंगे तो k/1 यहाँ पर सही आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का 28 नंबर क्वेश्चन, किसी वैद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक k हो सकता है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा घुमा कर ये क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए जब हमने आपको चैप्टर ये पढ़ाया था, तो जब हमने परावैद्युतांक k के बारे में आपको पढ़ाया था, तो हमने बताया था कि परावैद्युतांक k कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता, कभी भी 1 से छोटा नहीं होता। यानी k हमेशा क्या होगा, k हमेशा 1 से बड़ा होगा, और k बराबर 1 होता है वायु के लिए, और फिर अन्य जो माध्यम आते हैं वो सभी 1 से बड़े होते हैं। यानी k का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, कभी भी 1 से छोटा नहीं हो सकता। तो इसी से हमको ऑप्शन यहाँ पर चूज करना है कि परावैद्युतांक k कौन सा हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखिए -3 1 से छोटा होता है, नहीं हो सकता। 0 1 से छोटा होता है, नहीं हो सकता। कि 0.7 1 से छोटा होता है, ये भी नहीं हो सकता किसी माध्यम का परावैद्युतांक। तो ये देखिए 6 दिया हुआ है, तो परावैद्युतांक 6 हो सकता है, यानी परावैद्युतांक हमेशा 1 से बड़ा ही होगा किसी भी स्थिति में। तो ये आपको याद रखना है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आज हमने 28 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आपको इनको एक बार फिर से अपने आप से प्रैक्टिस करना है। एक बार आप वीडियो देखिएगा, फिर आप इनको अपने आप से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन टिक नहीं होंगे, जो वहाँ पर सीट अपलोड है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को एक बार अपने आप से लगाइए, जिससे आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। यहाँ पर हमने आपको सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट के यानी यूनिट 2 जो है उसके जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपका वर्क क्या रहेगा, आपको यूनिट 2 को अच्छी तरीके से पढ़ना है, जो डेरिवेशन है, जो डिफिनीशंस हैं, सभी को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, जिससे आप फिर जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करें तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।